हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 3 पढ़ाने वाली हूँ। आगे का भाग। पीछे आप लोगों ने बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा, बंगाल का विभाजन, इसके बारे में पढ़े। आगे हम लोग पढ़ते हैं। इतना जानिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में जो विश्व भारती विद्यालय की शुरुआत की थी, उसे ईस्वी सन 1951 में विश्व भारती केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्थान प्राप्त हुआ, जहां विद्यार्थियों को स्वावलंबी और जीवन व्यवहार का पाठ सिखलाया जाता है। स्वावलंबी का मतलब होता है जो अपने ऊपर आश्रित हो, खुद को योग्य बनाए। यहाँ पे बताया गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में जो विश्व भारती विद्यालय की आरंभ की थी, शुरुआत की थी, उसे 1951 में विश्व भारती केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्थान मिला, जहाँ विद्यार्थियों को स्वावलंबी यानी खुद पे आश्रित रहना और जीवन में कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका पाठ पढ़ाया गया, सिखाया गया। आगे पढ़ते हैं। गरम दल का उदय, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता आदि नेता संवैधानिक मार्ग से राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने का प्रयत्न करते थे। उन्होंने अपने समय के अनुसार नरम मार्ग अपनाया था, इसलिए वे नरम दल के रूप में पहचाने गए। नरम दल के नेता ने हिंद के सुशिक्षित मध्यम वर्ग को संगठित करके मजबूत राष्ट्रीय चेतना के लिए पूर्व भूमिका तैयार किया। उन्होंने स्वशासन, समानता, लोकशाही और स्वतंत्रता के विचारों का भारतीय प्रजा में बीजारोपण का कार्य किया। बीजारोपण का मतलब होता है लोगों के अंदर बात को पहुंचाना, डालना, समझाना। उनके कार्यों के परिणाम स्वरूप जागृत हुए भारत के युवा वर्ग उत्साही, आक्रामक और आत्मविश्वास से पूर्ण थे। उन्हें अब नरम नीति के बदले आक्रामक नीति को अपनाने की आवश्यकता महसूस होने लगी। गरम दल के बारे में बताया गया कि दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता आदि नेता संविधान से संबंधित मार्ग से राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने का प्रयास करते थे। उन्होंने अपने समय के अनुसार नरम मार्ग अपनाया था, इसलिए वे नरम दल के रूप में पहचाने गए। नरम दल के नेताओं ने हिंद के सुशिक्षित यानी जो पढ़े लिखे मध्यम वर्ग को एकत्रित करके मजबूत राष्ट्रीय चेतना के लिए पूर्व भूमिका तैयार किया। उन्होंने स्वशासन यानी अपनी शासन, समानता यानी एक बराबरी, लोकशाही और स्वतंत्रता के विचारों का भारतीय प्रजा में बीजारोपण का कार्य किया। उनके अंदर ये भावना जगाई। उनके कार्यों के फलस्वरूप जागृत हुए भारत के जो युवा वर्ग थे, वो बहुत ही उत्साहित, आक्रामक यानी आक्रमण करने वाला और आत्मविश्वास से पूर्ण थे। उन्हें अब नरम नीति के बदले आक्रामक नीति को अपनाने की आवश्यकता महसूस होने लगी थी। आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे बच्चों चित्र दिया गया है दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले का। आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं। नरम दल के नेता, इनके बारे में पढ़ते हैं कौन कौन नरम दल के नेता थे। नरम दल के नेताओं के मत के विरुद्ध लाल, बाल और पाल की त्रिपुटी से पहचाने जाने वाले लाला लजपत राय पंजाब, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र और बिपिन चंद्र पाल बंगाल जैसे नेताओं ने स्वराज्य को इनाम के रूप में नहीं परंतु अधिकार से प्राप्त करना चाहते थे। वे सक्रिय यानी कार्यशील, आंदोलन में विश्वास रखने वाले, उग्र यानी तीव्र, प्रचंड व्यवहार के होने के कारण ये गरम दल के रूप में पहचाने गए। यहाँ पे करें नरम दल के नेताओं के मत के खिलाफ बाल, लाल और पाल की त्रिपुटी यानी 3 लोगों के नाम से पहचाने जाने वाले लाला लजपत राय पंजाब, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र और बिपिन चंद्र पाल बंगाल ऐसे नेताओं ने स्वराज्य को इनाम यानी उपहार के रूप में नहीं बल्कि अधिकार से प्राप्त करना चाहते थे। वे कार्यशील आंदोलन में विश्वास रखते थे और ऐसे विश्वास करने वाले उनके उग्र यानी तीव्र व्यवहार होने के कारण वे गरम दल के रूप में जाने गए। आगे है गरम दल के नेता। लोकमान्य तिलक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। 1856 से 1920 तक इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं।
लोकमान्य तिलक के रूप में प्रसिद्ध हुए बाल गंगाधर तिलक गरम दल के मुख्य नेता थे। इन्होंने एक मूल मंत्र दिया, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे हम प्राप्त करके ही रहेंगे। इन्होंने गणेश चतुर्थी और शिवाजी जयंती उत्सव मनाना शुरू किया। इन्होंने मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में मराठा नामक 2 समाचार पत्र शुरू किए। उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव यानी असर हुआ। ईस्वी सन 1916 में होम रूल आंदोलन में इन्होंने सक्रिय यानी कार्यशील भूमिका अर्थात रोल निभाई थी। लोकमान्य तिलक के बारे में बता रहे हैं कि लोकमान्य तिलक के रूप में प्रसिद्ध प्रख्यात हुए बाल गंगाधर तिलक गरम दल के मुख्य नेता थे। इन्होंने एक मूल मंत्र दिया था, सूत्र दिया था, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यानी कि आज़ादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे हम लेकर रहेंगे। इन्होंने गणेश चतुर्थी और शिवाजी जयंती पर उत्सव मनाना आरंभ किया। इन्होंने मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में मराठा नामक 2 समाचार पत्र शुरू किए। उसका बहुत ही अच्छा असर हुआ लोगों में। ईस्वी सन 1916 में होम रूल आंदोलन में इन्होंने कार्यशील भूमिका निभाई थी। आगे पढ़ेंगे। लाला लाजपत राय 1856 से 1928, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लाला लाजपत राय शेर पंजाब के रूप में प्रसिद्ध यानी प्रख्यात हुए थे। इन्होंने दी पंजाबी और दी प्यूपिल जैसे समाचार पत्र शुरू किए थे। ईस्वी सन 1928 में इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था। पुलिस की लाठियों का प्रहार हुआ तब इन्होंने कहा था, मेरे ऊपर किए गए लाठी के एक एक प्रहार यानी हमले का ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील बन जाएगा। इन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, वहाँ ही इनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय के बारे में करें कि ये शेर पंजाब के रूप में प्रसिद्ध हुए, प्रख्यात हुए। इन्होंने दी पंजाबी और दी प्यूपिल जैसे समाचार पत्र शुरू किए थे, आरंभ किए थे। ईस्वी सन 1928 में इन्होंने साइमन कमीशन का जब विरोध किया था, पुलिस की लाठियों का इन पर प्रहार हुआ, हमला हुआ, तब उस समय इन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर किए गए लाठी के एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील बन जाएगा। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, वहीं इनकी मृत्यु हो गई। आगे है बिपिन चंद्र पाल 1858 से 1932, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लाल, बाल और पाल की त्रिपुटी के तीसरे बंगाली नेता बिपिन चंद्र पाल थे। शुरुआत में ये ब्रह्म समाज के संपर्क में आए थे। इन्होंने न्यू इंडिया साप्ताहिक और वंदे मातरम समाचार पत्र शुरू किया था। अंग्रेज सरकार इन पर युवकों को हिंसक मार्ग पर ले जाने का आरोप लगाया था। ये प्रचंड आंदोलन के द्वारा स्वराज्य प्राप्त करने के पक्षधर थे। बिपिन चंद्र पाल के बारे में बताया जा रहा है कि लाल, बाल और पाल की त्रिपुटी के तीसरे बंगाली नेता बिपिन चंद्र पाल थे। आरंभ में ये ब्रह्म समाज के संपर्क में आए थे। इन्होंने न्यू इंडिया साप्ताहिक और वंदे मातरम समाचार पत्र शुरू किया था। अंग्रेज सरकार ने इन पर युवकों को हिंसक यानी हिंसा के मार्ग पर ले जाने का आरोप लगाया था। ये प्रचंड यानी तीव्र आंदोलन के द्वारा स्वराज्य यानी स्वतंत्रता प्राप्त करने के समर्थक थे, पक्षधर थे, पक्ष में थे। आगे पढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो और स्वराज्य करो की नीति अपनाई। भारत में उम्र राष्ट्रवाद का तेजी से फैलाव हुआ था। तब अंग्रेजों ने राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करने का प्रयास किया था। भारत में मुस्लिमों के एक समूह को समझाने में अंग्रेज सफल रहे। परिणाम स्वरूप ईस्वी सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इस संस्था की स्थापना में धार्मिक प्रमुख आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां, वाइसराय मिंटो और उनके व्यक्तिगत मंत्री डनलॉप स्मिथ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। इसके बारे में बताया गया कि अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो राज करो की नीति अपनाई, यानी आपस में लड़ा दो और राज करो। भारत में उग्र राष्ट्रवाद का तेजी से विस्तार हुआ था, फैलाव हुआ था। तब अंग्रेजों ने राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करने का प्रयत्न किया था। जो लोगों में देश के प्रति देशभक्ति जाग रही थी, उसको समाप्त करने का प्रयत्न किया था।
भारत में मुस्लिमों के एक समूह को समझाने में अंग्रेज कामयाब रहे, जिसका परिणाम हुआ कि ईस्वी सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इस संस्था की स्थापना में धार्मिक प्रमुख आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां, वाइसराय मिंटो और उनके व्यक्तिगत यानी अपने खुद के मंत्री डनलॉप स्मिथ ने बहुत ही खास रोल निभाया था। आगे पढ़ते हैं। होम रूल आंदोलन 1916। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने पूना में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक ने घोषणा की कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे प्राप्त करके ही रहूँगा। तिलक ने केसरी और मराठा समाचार पत्रों में लेख लिखे, भाषण दिए और लोकमत जागृत किया। इस समय में ही तिलक को लोकमान्य के रूप में सम्मानित किया गया। एनी बेसेंट मद्रास में सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। इन दोनों संस्थाओं का उद्देश्य संवैधानिक मार्ग से होम रूल उत्तरदायी राजतंत्र प्राप्त करने का था। एनी बेसेंट ने अपने साप्ताहिक दी कॉमनवील और दैनिक समाचार पत्र न्यू इंडिया में लेख लिखे। एनी बेसेंट ब्रिटिश सरकार को हिंद के जवाबदार राज्यतंत्र और गृह स्वराज्य शीघ्र ही देने का अनुरोध किया। होम रूल आंदोलन 1906 के बारे में बता रहे हैं कि अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने पूना में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक ने ऐलान किया कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार यानी स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे हम लेकर ही रहेंगे। तिलक ने केसरी और मराठा समाचार पत्रों में लेख लिखे, भाषण दिए और लोकमत यानी लोगों के विचारों को जागृत किए, लोगों में देशभक्ति जागाया। इस समय में ही तिलक को लोकमान्य के रूप में सम्मानित किया गया। एनी बेसेंट मद्रास में सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। इन दोनों संस्थाओं का एक ही लक्ष्य था कि संवैधानिक यानी कानून में बनाए गए जो संविधान से संबंधित है ऐसे मार्ग से होम रूल प्राप्त करने का था। एनी बेसेंट ने अपने साप्ताहिक दी कॉमनवील और दैनिक समाचार पत्र न्यू इंडिया में लेख लिखे। एनी बेसेंट ब्रिटिश सरकार को हिंद के जवाबदार राज्यतंत्र और गृह स्वराज्य शीघ्र ही देने का प्रार्थना किया। अनुरोध का मतलब होता है प्रार्थना करना। आगे हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में और है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने होम रूल आंदोलन को समर्थन दिया। अंग्रेज सरकार एनी बेसेंट के इस आंदोलन से चौंक गई। मद्रास सरकार ने एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर दिया। उन्हें उटकमंड में नज़र कैद कर लिया गया। एनी बेसेंट को मुक्त कराने के लिए देश में सभा और जुलूस के द्वारा जगह जगह विरोध प्रकट किया जाने लगा और अंत में अंग्रेज सरकार को उन्हें छोड़ देने के लिए विवश होना पड़ा। यहाँ पे कह रहे हैं कि एनी बेसेंट ब्रिटिश सरकार को हिंद के जवाबदार राज्यतंत्र और गृह स्वराज्य शीघ्र यानी तुरंत देने का जब अनुरोध किया तब इस बात से अंग्रेज सरकार चौंक गई, आश्चर्यचकित हो गई। इधर कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने होम रूल आंदोलन को समर्थन दिया। मद्रास सरकार ने एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया, उन्हें उटकमंड में नज़र कैद कर लिया। एनी बेसेंट को मुक्त कराने के लिए यानी आज़ाद कराने के लिए देश में सभा और जुलूस के द्वारा जगह जगह विद्रोह प्रकट किया जाने लगा और अंत में सरकार को उन्हें छोड़ देने के लिए लाचार होना पड़ा। आगे पढ़ते हैं। इतना जानिए। एनी बेसेंट को दिसंबर 1917 में कोलकाता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम यानी पहली बार महिला प्रमुख के रूप में पसंद किया गया था, चुना गया था। आगे है लखनऊ समझौता 1916। ईस्वी सन 1915 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक साथ मुंबई में अधिवेशन आयोजित किया। एक वर्ष के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन एक साथ ही लखनऊ में रखा गया। लखनऊ के कांग्रेस के अधिवेशन में लोकमान्य तिलक उपस्थित यानी मौजूद रहे। ईस्वी सन 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन में नरम दल तथा गरम दल के लोग हुए अलग थे, वे अब तक एक हो गए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं ने ईस्वी सन 1916 में लखनऊ में समझौता किया। उस समझौते को लखनऊ समझौता के रूप में प्रसिद्ध हुआ।
इस समझौते से कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने राजनीतिक पक्ष के रूप में राष्ट्र के हित यानी भलाई को महत्व दिया, जिससे स्वराज्य आंदोलन को बल यानी ताकत मिला, शक्ति मिला। लखनऊ समझौता 1916 के बारे में बताया जा रहा है कि ईस्वी सन 1915 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक साथ मुंबई में अधिवेशन आयोजित किया। एक साल के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन एक साथ ही लखनऊ में रखा गया। लखनऊ के कांग्रेस के अधिवेशन में लोकमान्य तिलक वहां पे उपस्थित रहे। ईस्वी सन 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल जो अभी तक अलग थे वो एक हो गए थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं ने ईस्वी सन 1916 में लखनऊ में समझौता किया और इस समझौते को लखनऊ समझौता के रूप में माना गया, प्रसिद्ध हो गया। इस समझौते से कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने राजनीतिक पक्ष के रूप में देश की भलाई को महत्व दिया, जिससे स्वराज्य आंदोलन को बल मिला, शक्ति मिली। आगे है सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनकी माता का नाम प्रभावती और पिता का नाम जानकी नाथ बोस था। बचपन से ही वे तीव्र यानी तेज बुद्धि प्रतिभा वाले थे। ईस्वी सन 1920 में लंदन में ICS की परीक्षा में चौथे नंबर से पास हुए थे। भारत में आने के बाद भारतीय राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस में शामिल हुए। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। 11 बार राजनीतिक कैदी के रूप में पकड़े गए। ईस्वी सन 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उसके बाद ईस्वी सन 1939 में त्रिपुरा में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में वे दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अनेक मतभेदों के कारण इन्हें अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया। सुभाष चंद्र बोस के बारे में बता रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। इनकी माता का नाम प्रभावती और पिता का नाम जानकी नाथ बोस था। ये बचपन से तेज बुद्धि वाले, प्रतिभा वाले थे। ईस्वी सन 1920 में लंदन में इन्होंने ICS की परीक्षा में चौथे नंबर से पास किया। भारत में आने के बाद भारतीय राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस में ये उपस्थित हुए, शामिल हुए। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। इन्होंने 11 बार राजनीतिक कैदी के रूप में पकड़े गए। ईस्वी सन 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उसके बाद ईस्वी सन 1939 में त्रिपुरा में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में वे दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अनेक मतभेदों यानी विचार न मिलने के कारण इन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। आगे है मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नए राजनीतिक पक्ष की रचना की, निर्माण की। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। फॉरवर्ड ब्लॉक ने युद्ध विरोधी प्रचार शुरू किया। सुभाष चंद्र बोस और उनके साथियों को सरकार ने इन्हें जेल से मुक्त यानी आज़ाद कर दिया। उनके ही मकान में यानी घर में नज़र कैद कर दिया गया। कह रहे हैं कि मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नए राजनीतिक पक्ष का निर्माण किया, रचना की। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक ने युद्ध विरोधी प्रचार प्रसार किया। सुभाष चंद्र बोस और उनके साथियों को सरकार ने जेल से आज़ाद कर दिया और उनके ही मकान में उन्हें नज़र कैद कर दिया। आगे पढ़ते हैं। 17 जनवरी 1941 की मध्य रात्रि यानी आधी रात को सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज सरकार के नज़र कैद में से भाग निकले। वे वेश परिवर्तन करके पेशावर, काबुल और मास्को होते हुए बर्लिन पहुंच गए। बर्लिन पहुंचकर रेडियो प्रवचन दिया यानी भाषण दिए, जिससे अंग्रेज सरकार चौंक गई। वहां से वे सुमात्रा होते हुए जापान गए। इनके बारे में कह रहे हैं कि 17 जनवरी 1941 के आधी रात को सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज सरकार के नज़र कैद से भाग निकले। वे वेश परिवर्तन यानी हुलिया बदल करके पेशावर, काबुल और मास्को होते हुए बर्लिन पहुंच गए। बर्लिन पहुंचकर जब इन्होंने रेडियो में भाषण दिया तो इनका भाषण सुनकर अंग्रेज सरकार चौंक गई, आश्चर्यचकित हो गई।
वहाँ से वे सुमात्रा होते हुए जापान पहुँच गए। आगे हम लोग पढ़ते हैं। इतना जानिए, जर्मनी तथा जापान अंग्रेज़ों के दुश्मन थे। इन संयोगों यानी वातावरण का लाभ लेकर सुभाष चंद्र बोस जर्मनी के हिटलर तथा जापान के प्रधानमंत्री टोजो के साथ बातचीत की। जापान अधिक सहायक हो सकता है, मददगार हो सकता है, ऐसा सोचकर उन्होंने एशियाई देश में से लड़ाई शुरू करने का निर्णय यानी फैसला किया। यहाँ करें कि जर्मनी तथा जापान अंग्रेज़ों के उस समय दुश्मन थे और इसका लाभ लेकर सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी के हिटलर तथा जापान के प्रधानमंत्री टोजो के साथ बातचीत की। जापान अधिक मददगार हो सकता है ऐसा विचार कर उन्होंने एशियाई देश में से ही लड़ाई शुरू करने का फैसला किया। आगे पढ़ते हैं। आज़ाद हिंद फौज के नेता के पद पर, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अंग्रेज सेना के भारतीय अधिकारी कैप्टन मोहन सिंह जापान की शरण में गए हुए भारतीय सैनिकों में से आज़ाद हिंद फौज की रचना की। जापान सरकार तथा रास बिहारी बोस के बीच मतभेद यानी विचार न मिलने से मोहन सिंह को त्यागपत्र दे देना पड़ा। आज़ाद हिंद फौज का भविष्य थोड़े समय के लिए अनिश्चित बन गया। रास बिहारी बोस सर्वसम्मति से 4 जुलाई 1943 के आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचे पद के नेता के रूप में सुभाष चंद्र बोस की नियुक्ति की। सभी अधिकार उन्हें सौंप दिया गया। जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व यानी संचालन किया, उसे संभाल लिया। उन्हें नेताजी का प्यारा नाम दिया गया। नेताजी ने फौज को चलो दिल्ली का नारा दिया। इन्होंने भारत को जय हिंद का मंत्र यानी सूत्र दिया। कह रहे हैं कि अंग्रेज सेना के भारतीय अधिकारी कैप्टन मोहन सिंह जापान की शरण में गए हुए भारतीय सैनिकों में से आज़ाद हिंद फौज की रचना की, निर्माण किया। जापान सरकार और रास बिहारी बोस के बीच मतभेद होने से, विचार न मिलने से मोहन सिंह को त्यागपत्र दे देना पड़ा। आज़ाद हिंद फौज का भविष्य थोड़े समय के लिए अनिश्चित हो गया। रास बिहारी बोस सर्वसम्मति यानी सबके सहमति से 4 जुलाई 1943 के आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च यानी सबसे बड़े नेता के रूप में सुभाष चंद्र बोस की नियुक्ति की, उनका चुनाव किया। सभी अधिकार उन्हें दे दिया गया। जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाल लिया। उन्हें नेताजी का प्यारा नाम दिया गया। उसी समय नेताजी ने फौज को चलो दिल्ली का नारा दिया। इन्होंने ही भारत को जय हिंद का भी मंत्र दिया है। आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। सुभाष चंद्र बोस ने दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का प्रवास करके वहाँ के भारतीयों के पास से मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए उनका सर्वस्व बलिदान कर देने की मांग की। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सूत्र के द्वारा आज़ादी के लिए आह्वान किया। यहाँ कह रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का प्रवास करके यानी घूम कर वहाँ पर जगह जगह जाकर वहाँ रहने वाले भारतीयों के पास से मातृभूमि यानी अपने भारत के देश की भूमि की आज़ादी के लिए उनका सर्वस्व जो कुछ भी है सब कुछ बलिदान कर देने की, न्यौछावर कर देने की मांग की। और उन्होंने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस सूत्र के द्वारा आज़ादी के लिए उन्होंने आह्वान किया, चुनौती दिया। आगे पढ़ते हैं। अंतरिम सरकार। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अंतरिम सरकार आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने सेना के सर्वोच्च नेता के रूप में पद यानी अपनी पदवी संभाला। अंतरिम सरकार ने इंग्लैंड और अमेरिका के सामने युद्ध घोषित किया। अंतरिम सरकार के बारे में यहाँ बता रहे हैं कि अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अंतरिम सरकार आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने सेना के सर्वोच्च यानी सबसे उच्च पद के नेता के रूप में अपने पद को संभाला। अंतरिम सरकार ने इंग्लैंड और अमेरिका के सामने युद्ध ऐलान किया। आगे है आज़ाद हिंद फौज की कार्यवाही। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद की काम चलाऊ सरकार के सर्वोच्च नेता बनने के बाद आज़ाद हिंद फौज का पुनः यानी फिर से आयोजन किया। इन्होंने सैनिकों को सघन यानी बहुत ही कठिन प्रशिक्षण दिया। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज में अलग अलग सैनिक टुकड़ी तैयार किया।
आज़ाद हिंद फौज ने भारत की पूर्वी सीमा आराकान और इम्फाल इलाके में कई विजय प्राप्त की। उसके बाद आपूर्ति की भयंकर कमी और तेज़ बरसात के कारण फौज को पीछे हटना पड़ा। जापान के ऊपर अमेरिका द्वारा परमाणु बम फेंका गया। जापान पराजित हुआ, युद्ध की परिस्थिति बदल गई और आज़ाद हिंद फौज का कोई भविष्य नहीं रहा। 4000 सैनिकों की मृत्यु हुई और 25,000 सैनिक कैद कर लिए गए। यहाँ पे कह रहे हैं कि आज़ाद हिंद फौज की कार्यवाही के बारे में बताया गया है कि सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के काम चलाओ सरकार के सर्वोच्च नेता बनने के बाद आज़ाद हिंद फौज का फिर से एक बार आयोजन किया। इन्होंने सैनिकों का बहुत ही कठिन प्रशिक्षण दिया सैनिकों को। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज में अलग अलग सैनिक टुकड़ी तैयार की। आज़ाद हिंद फौज ने भारत की पूर्वी सीमा आराकान और इम्फाल इलाके में कई विजय प्राप्त की। उसके बाद आपूर्ति की भयंकर कमी और तेज़ बरसात के कारण फौज को पीछे हटना पड़ा। जापान के ऊपर अमेरिका द्वारा जो परमाणु बम फेंका गया था, जापान पराजित हुआ। इसी स्थिति में युद्ध की परिस्थिति बदल गई और आज़ाद हिंद फौज का कोई भविष्य नहीं रहा। 4000 सैनिकों की उसमें मृत्यु हुई थी और 25,000 सैनिक कैद कर लिए गए, गिरफ्तार कर लिए गए। आगे है, नेताजी की प्रतिज्ञा थी कि मैं गुलाम हिंदुस्तान में पैर नहीं रखूँगा। नेताजी रंगून और बैंकॉक छोड़कर विमान मार्ग से आगे बढ़े। जापान द्वारा की गई घोषणा के अनुसार 18 अगस्त 1945 के दिन फार्मोसा के ताइपेई हवाई अड्डे से विमान उड़ा। तुरंत ही उसमें आग लग गई। नेताजी बुरी तरह से जल गए और उनकी मृत्यु हो गई। कह रहे हैं कि जब जापान पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया, उस कारण से जापान जो मदद कर रहा था तो उसका मदद करना बंद हो गया भारत का। तो इस कारण से युद्ध की परिस्थिति बदल गई और आज़ाद हिंद फौज का कोई भविष्य नहीं रहा। इस कारण से नेताजी ने प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं गुलाम हिंदुस्तान में पैर नहीं रखूँगा। नेताजी रंगून और बैंकॉक छोड़कर विमान मार्ग से आगे बढ़े। जापान द्वारा की गई ऐलान के अनुसार 18 अगस्त 1945 के दिन फार्मोसा के ताइपेई हवाई अड्डे से विमान उड़ा। लोग कहते हैं कि तुरंत ही उसमें आग लग गई, जिसके कारण नेताजी बुरी तरह से जल गए और उनकी मृत्यु हो गई। बच्चों, आपका पाठ है समाप्त होता है। वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसका जो भी प्रश्न उत्तर होगा आपको दे दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।